Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is motion in a straight line। इसमें हम अभी थोड़ा सा एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग जो मोशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे, उसको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा, जैसे अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पहले समझेंगे, है ना। तो जो पहला पॉइंट है उसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को दिखाया है और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन को दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाएंगे पोजीशन। तो अगर ये ग्राफ हमको बनाना है तो इसको बनाने का तरीका ये रहता है, जैसे एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसके लिए हम पहले एक स्केल बना लेते हैं। यहाँ पे इसमें 0 है, फिर और इसी तरह से ग्रेजुएशन हम बना लेंगे। ठीक, अब हमने माना पहले सबसे पहले एक पार्टिकल है ए जो कि यहाँ से चलना चालू कर रहा है ना। वो उसकी जो पोजीशन है वो शुरू में वो 0 पे है, फिर इधर हम टी मार्क कर रहे हैं, इसकी पोजीशन इधर दिखा रहे हैं। फिर हमने 1 सेकंड बाद उसको देखा तो वो 2 नंबर पे आ गया, मतलब 2 सेंटीमीटर पे आ गया, तो उसकी पोजीशन हो गई 2। फिर हमने दूसरे सेकंड में देखा तो वो 4 पे आ गया। फिर हमने तीसरे सेकंड में देखा तो वो 6 पे आ गया। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। तो पार्टिकल ग्रेजुअली यहाँ से यहाँ पे आया पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में यहाँ पे आया, फिर तीसरे सेकंड में वो यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे टी को लेना है, पोजीशन जो है वाई एक्सिस पे लेना है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है ये मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस तरह से स्केल पे दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 0 0 पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 2, तो ये इधर दिखाना पड़ेगा 6, है ना, 2 4 6। तो जो पहला पॉइंट है ये 0 0 हुआ, दूसरा पॉइंट है 1 2, फिर तीसरा पॉइंट है 2 4, ये यहाँ पे 2 पे यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा इसको। तो ये पॉइंट हुआ 2 4। सिमिलरली 3 6 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी आएगा, है ना। तो जो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कि स्ट्रेट लाइन आएगा और ये इसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इससे किसी भी टाइम पे वो कहाँ पे हम चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि वो 2.5 सेकंड पे कहाँ पे था, तो हम 2.5 सेकंड पे इसको ग्राफ को ऐसे बना के उस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे वाई एक्सिस पे देख सकते हैं, है ना। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये हमको मोशन को समझने में बहुत हेल्प करता है। अब हम एक और मोशन को एनालाइज करते हैं। तो उसमें दूसरा पार्टिकल हमने देखा कि वो एक स्केल में यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक स्केल है, ये इसका 0 है ना। एक पार्टिकल बी यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम में हमने देखा, मान लीजिए हमने एक टेबल ऐसे बना लेते हैं, इधर हम पोजीशन लिखते हैं, ऊपर टाइम लिखते हैं। ठीक, टाइम इधर, पोजीशन इधर। हमने 0 सेकंड में देखा कि वो 0 पे ही है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो भी ये वहीं पे है, तो टाइम होगा 1 सेकंड, उसकी पोजीशन सेम है। 2 सेकंड बाद भी हमने देखा वहीं पे रखा हुआ है ना। तो और 3 सेकंड बाद भी देखा तो सेम पोजीशन में है। दैट मीन्स पार्टिकल इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। उसका ग्राफ कैसा आएगा? तो ये जो पार्टिकल है ये 0 पे ही रखा हुआ है, तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा।
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन? ये कहीं पे भी आ सकती है ना, यहाँ पे भी आ सकती है, 6 पे भी, 0 पे भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि इनिशियली वो कहाँ पे था, है ना। अगर मान लो वो शुरू में ही 1 2 3 4 5 6 पे है तो वो यहीं पे रखा रहेगा, थ्रू आउट द मोशन वो 6 पे ही है, तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन टाइम ग्राफ है ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेस्ट। अब हम इसके साथ पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ और 2-3 तरह के ग्राफ यूज़ करने वाले हैं आगे, उनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा ग्राफ जो हम यूज़ करेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन सभी में एक बात सेम है, वो ये है कि जनरली एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को दिखाते हैं, और जो दूसरी क्वांटिटी है ना, इस केस में जो पोजीशन है उसको वाई पे दिखाते हैं। इसी तरह से इस केस में वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, और इधर एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। नाउ वी कम टू वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। The length of path traveled by an object in certain time is called the distance traveled by that object. इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस ट्रैक पे चल रहा है ना, जिस पाथ पे चल रहा है, उसकी पूरी लेंथ जो अगर नापेंगे हम लोग तो उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इस तरह से कहीं पे भी जा रहा है ना, इस तरह से, तो यहाँ से लेकर इस पूरे पाथ को मेजर किया जाएगा, वो बी तक आ गया, इस पूरे पाथ लेंथ को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है ना। अब जब भी हम आगे फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें हमको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो वो किस तरह की क्वांटिटी है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, ये चीज़ अपन को फिक्स करना रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट उसका यूनिट देखा जाएगा, और फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला देखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इन चीज़ों को बार बार हम एनालाइज करेंगे, और हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये अपन को समझ लिया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें केवल मेजरमेंट की ज़रूरत है। हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, बस जैसे हमारी गाड़ी का माइलोमीटर है, वो जो रीडिंग देता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है। हम पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर, और लास्ट में जो उसकी रीडिंग आती है दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मीटर हमको डायरेक्शन नहीं बताता है, वो ये बताता है कि कितने किलोमीटर आज हमारा व्हीकल चला है ना। तो वो हुआ स्केलर क्वांटिटी। फिर उसकी एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट मीटर है ना, स्मॉल एम लिखते हैं, ये अपने को सबको मालूम है। तो इसके दूसरे यूनिट भी सबको पता है। बड़े यूनिट क्या होंगे अगर ज़रूरत पड़े तो? किलोमीटर, और बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द डायमेंशन फार्मूला। तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी हमको पता है, m0 l1 t0। तो ये इसका डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हुआ, है ना। अब हम आते हैं एक और टर्म दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक और टर्म देख रहे हैं, नेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें इसका मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली ए पे है और बाद में बी पे आ रहा है, तो इस पे जो इसका बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सीधा ऐड मिलाने पे जो डिस्टेंस आ रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्शन का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर देनी चाहिए, है ना। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हमको मेजरमेंट भी ज़रूरत है इसमें, और डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि
अगर हम कहें कि ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग होगा और बी से ए जो है वो अलग होगा, अलग किस सेंस में होगा, मेजरमेंट तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा बोला जाएगा, है ना। तो उसको बताने के लिए उसमें माइनस साइन लगाया जाता है कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बी से ए के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में उल्टा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट वो वही रहेगी जो डिस्टेंस की थी, है ना। तो इसका जो यूनिट है वही मीटर ही रहता है, ऐसा यूनिट। और जो डायमेंशन फार्मूला है ना, वो अपना सेम रहेगा। डायमेंशन फार्मूला विल बी सेम m0 l1 t0। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने से थोड़ा और जो है हम लोगों को क्लैरिटी आती है दोनों के टॉपिक के बारे में, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो इसके लिए अगर हम दो फिगर बना दें इस तरह के, मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है ए इनिशियली ए पे है, वो बाद में ऐसे उसने एक पूरा सर्कल चला और वो वापस वहीं पे आ गया, ठीक। तो वो ऐसे चला और वो लास्ट पोजीशन वहीं पे है, उसका जो फाइनल पोजीशन है मान लो बी बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे ए है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो माना जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गया वो ज़ीरो हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, इस पूरे ट्रैक की लेंथ नापेंगे हम लोग और वो होगा डिस्टेंस। तो अगर इसकी रेडियस हमको मालूम है तो इस ट्रैक की पूरी लेंथ दैट विल बी सरकमफरेंस, और इस केस में वो जो होगा वो 2πr के इक्वल होगा, है ना। एक और फिगर से इसको हम समझते हैं दूसरा एग्जांपल से। तो एग्जांपल ये था पहला वाला, नेक्स्ट दूसरा वाला। दूसरा एग्जांपल, मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरह से एक ट्रायंगल के अलोंग साइड पे चला, ए से लेकर बी तक गया और फिर वो बी से लेकर सी तक चला। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आएंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी तक सीधा सीधा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए सी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ए से लेकर बी तक का पाथ और ये पाथ दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। तो इसमें एक जो बात है वो ये है कि ये दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है सीधा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम उसका फिगर बनाएं, मान लो एक पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है सीधा एक्स डायरेक्शन में, तो वो ए से बी तक गया। अब इस केस में डिस्टेंस का मेजरमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट दोनों सेम आएंगे, है ना। तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम भी आ सकता है या बराबर भी आ सकता है। तो डिस्टेंस, या उल्टा कहें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा या होगा तो बराबर होगा, है ना। तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। उसमें डिफरेंसेस को हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन हम लोगों को लिख देनी चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, ये है लेंथ ऑफ पाथ, ठीक। ये पूरा डिटेल में अपने को लिखना चाहिए ये डिफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमने इसको लिख दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा पॉइंट, ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं है, है ना। और ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर ये जो है नेक्स्ट, ये किस पे डिपेंड करता है ना, ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो है डिपेंड किस पे करती है,
डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर हम घूम के जा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा होगी, है ना। अब जैसे अगर हम देखें कि ए से बी तक जाना है ना, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये सब डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे इसमें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जो तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, है ना। ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट जो है अपन को कंपैरेटिव दोनों के बारे में बताना है ना। तो जो है, जो कंपैरिजन है नेक्स्ट वाला, वो अपन मेजरमेंट वाला कंपैरिजन ले सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा मैक्सिमम केसेस में डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है, और कम से कम इसके बराबर तो होगी ही होगी, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो उसका मेजरमेंट है। लेकिन ध्यान देना, ये मेजरमेंट की बात हो रही है ना। तो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट से ज़्यादा होगा, कम से कम उसके बराबर तो होगा ही होगा, है ना। इसका उल्टा यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। वो क्या हुआ, यही चीज़ हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को 4 पॉइंट तैयार कर लेने चाहिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, और